हेलो स्टूडेंट, कल के क्लास में जो हुआ था दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. देयर आर टोटल 5 लॉज. आउट ऑफ दैट इन योर जो 11th में आपको पढ़ना है उसमें कौन कौन से लॉज ऑफ लॉ ऑफ गैलिलियस लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम एंड सेकंड था. सेकंड है कौन सा? एवोगाड्रोस लॉ. गैलिलियस लॉ when elements combine are produced, gases combines are produced during the chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume. यानी जब भी कोई कॉम्बिनेशन होता है गैसेस का या कभी कोई गैसेस फॉर्म होते हैं तो उनका जो रेशियो होता है, जितने गैस कंबाइन हो रहे हैं या फॉर्म हो रहे हैं तो उनका रेशियो सिंपल होता है. ये एक स्टेटमेंट था गैलिलियस लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम. और सेकंड जो लॉ था दैट इज एवोगाड्रोस लॉ. इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. मतलब अगर अलग अलग टाइप के गैसेस, कोई भी गैस हो, अगर वो गैसेस का वॉल्यूम सेम है, एक ही टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम सेम है, कितने भी गैसेस हो सबका वॉल्यूम अगर सेम है तो सभी में हर गैस के मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे तो उतने रहेंगे. वॉल्यूम सेम रहा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम रहेंगे या बोल सकते नंबर ऑफ मोल्स भी सेम रहेंगे. तो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो लास्ट क्लास में अपने यहां तक पढ़ा था. उसके बाद जो सिलेबस में डिलीट किया हुआ क्वेश्चन है डाल्टन्स थ्योरी. डाल्टन्स थ्योरी डाल्टन्स जैसे ये सिलेबस से डिलीट किया हुआ पोर्शन है, लेकिन क्योंकि इसके बाद जो एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये चैप्टर पढ़ना है तो उसका बेस है, इसलिए मैं शॉर्ट में 2-3 पॉइंट्स में बता देता पहले. और उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, और उसमें से एटॉमिक मास स्टार्ट करेंगे. तो शॉर्ट में डाल्टन्स थ्योरी, जो एटम की डिस्कवरी हुई सबसे पहले, तो उससे भी पहले डाल्टन्स थ्योरी के पहले जो सबसे पहले नाम दिया है एटम का दैट इज परमाणु. नाम सुना होगा आपने, परमाणु. And that name was given by Maharshi Kanad, and that is his Indian philosopher. महर्षि कनाड ने जो सबसे पहले हर सब्सटेंस का, हर मैटर का एक सबसे छोटा पार्टिकल होता है और उसको बोला गया है क्या? परमाणु. लेटर ऑन वेस्टर्न फिलोसोफर्स लाइक एरिस्टोटल, प्लेटो, डेमोक्रिटस, यूक्लिड्स और अलग अलग टाइप के जो फिलोसोफर्स थे, उसके बाद में उसने जो मैटर का, सब्सटेंस का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, दैट इज कॉल्ड एज एन एटम. तो सबसे पहले नाम जो दिया है महर्षि कनाड ने. और उसके बाद जो सबसे पहले जो थ्योरी दी है इसने डाल्टन ने, अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी. इन दैट ही पब्लिश, डाल्टन ने पब्लिश किया अ न्यू सिस्टम ऑफ chemical philosophy. In that, this Dalton published a theory. According to this, उसके हिसाब से जो ये 4 पॉइंट्स याद रखो, ये कंप्लीट हो जाएगा डाल्टन थ्योरी का. फर्स्ट, एवरी मैटर कंसिस्ट ऑफ, हर मैटर में, हर सब्सटेंस में, एवरी मैटर कंसिस्ट ऑफ अ वेरी स्मॉल, टाइनी मतलब बहुत ही छोटा, अ वेरी स्मॉल टाइनी इनडिविजिबल, मतलब जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते. एवरी सब्सटेंस, एवरी मैटर कंसिस्ट ऑफ अ वेरी स्मॉल टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एन एटम. उसको नाम दिया गया एटम. तो फर्स्ट जो पोस्टुलेट्स था डाल्टन थ्योरी का कौन सा? एवरी मैटर, एवरी सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ वेरी स्मॉल indivisible particle that is called an atom. Number 2, all the atoms of given element. अब
ऑल द आइटम्स ऑफ गिवन, कोई भी एक एलिमेंट दिया है तो उसके सभी आइटम्स क्या होना चाहिए, मतलब इसका ऑल द आइटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैविंग आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास, मतलब एक एलिमेंट के जितने भी आइटम्स है सभी आइटम्स का मास भी सेम होता है और प्रॉपर्टीज भी सेम होते हैं। अब ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, एक एलिमेंट के अलग अलग आइटम्स कैसे, ये आपने पढ़ा है, इसके नहीं समझा होगा फिर भी। तो जैसे आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म, हाइड्रोजन 3 फॉर्म में होता है, Cl 2 फॉर्म में होता है, कार्बन भी 2 फॉर्म में होता है। कार्बन के दो जो फॉर्म है, एक होता है C14 और दूसरा जो नॉर्मल होता है C12। या हाइड्रोजन की जो 3 फॉर्म है H H H 1 1 1 एटॉमिक नंबर, लेकिन एटॉमिक मास नंबर 1 2 3, दैट इज हाइड्रोजन, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं और ट्रिटियम है। तो अलग अलग फॉर्म में होता है, इसको आपने पढ़ा है। आइटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एलिमेंट एक ही है हाइड्रोजन लेकिन उसके 3 अलग अलग आइटम, यहाँ पे भी एलिमेंट एक ही कार्बन, इसके 2 आइटम है, मतलब आइटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दैट इज कॉल्ड एज द आइसोटोप। ये नाम सुना होगा आपने। तो आइसोटोप्स का मतलब आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी एटम एलिमेंट एक ही होता है, नहीं आइटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एलिमेंट एक ही होता है, उसके आइटम्स अलग अलग। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी, डाल्टन थ्योरी के हिसाब से जो सभी एटम्स होते हैं उसका मास भी ठीक है, प्रॉपर्टी सेम है। प्रॉपर्टी इसलिए सेम है क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। कोई भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर। अब प्रॉपर्टी सेम कैसे रहेगी? एटॉमिक नंबर के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है कोई भी एलिमेंट की, दैट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी वैलेंसी कितनी रहेगी, ये सब डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे। और तीनों का अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो उसका मतलब ऑब्वियसली सबकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, ये क्लियर है। बट इंक्लूडिंग मास, उसने क्या बोला है, मास भी सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा तीनों का मास जो एटॉमिक मास नंबर पे डिपेंड है, जिसका 1 है 2 है 3 है, ठीक है, उसके हिसाब से मास भी सेम होना चाहिए, एटॉमिक मास भी सेम होना चाहिए, प्रॉपर्टीज भी सेम होना चाहिए। बट एक्चुअली मास सेम नहीं हो सकता, प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक है। तो ये था सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पॉइंट दैट इज, पहला कौन सा था, every matter consists of a very small indivisible particle that is called an atom। सबसे हर मैटर में एक सबसे छोटा पार्टिकल होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, उसको बोला गया है एटम। तो लेकिन ये भी क्वेश्चन मतलब डाल्टन की थ्योरी के हिसाब से ठीक है, लेकिन आपको सबको पता है एटम इंडिविजिबल नहीं है, इट कैन बी डिवाइडेड। आपको पता है एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, सबको पता है। तो मतलब एटम को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस होती है, ये जो जनरल स्ट्रक्चर है, सेंटर में न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये कॉमन जो स्ट्रक्चर होता है एटम का। तो एटम के 2 पार्ट होते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू डाल्टन के हिसाब से इट इज अ इंडिविजुअल पार्टिकल। तो फर्स्ट पोस्टुलेट था every matter consists of a small indivisible particle that is called an atom। Second, all the atoms of given element having same properties including mass, यानी एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं सबकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती है और मास भी सेम होता है डाल्टन के हिसाब से। एंड नंबर 3, compounds are formed by the combination of atoms of different element with fixed ratio। ये इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी कोई कंपाउंड फॉर्म होता है, जैसे HCl या H2 का एग्जांपल लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म फ्रॉम दिस 2 एलिमेंट्स। में कौन कौन से 2 एलिमेंट इन्वॉल्व है? हाइड्रोजन H2 प्लस O2। इसका जो रेशियो है विद फिक्स रेशियो, जैसे 2 हाइड्रोजन एक ही ऑक्सीजन, यहाँ पे हाफ लिख देते, रिएक्शन बैलेंस हो गया। कंपाउंड बना है किससे? ये 2 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से। 2 एलिमेंट कंबाइन हो गए, एक कंपाउंड बना। तो ये जो कॉम्बिनेशन का रेशियो जो होता है इज ऑलवेज फिक्स्ड।
रेशियो कभी चेंज नहीं होता। देखो कितने आइटम है, हाइड्रोजन के 2 है मतलब 2 और ऑक्सीजन कितना है 1। ये रेशियो चेंज नहीं होगा 2:1। एक मॉलिक्यूल बनाओगे तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। अगर 2 मॉलिक्यूल बनाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल के लिए कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं, 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन 4 है, 2 into 2 4, 4 और ऑक्सीजन 2, मतलब रेशियो कितना 1 और ये 2। यानी इसका मतलब कितने भी मॉलिक्यूल्स बनाओ ये रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। या फॉर्मेशन ऑफ मीथेन का पढ़ देख सकते, मीथेन फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्वाइस H2 दैट फॉर्म CH4। कितने, एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, मतलब रेशियो क्या होगा 1:4, 1 हाइड्रोजन 4 कार्बन। अब एक मॉलिक्यूल बनाने तो एक कार्बन लेना पड़ेगा 4 हाइड्रोजन, एक की जगह पे 2 मॉलिक्यूल बनाओगे तो 2 कार्बन लेना पड़ेगा और 8 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। फिर से रेशियो कितना है 1:4 ही है। तो ये जो कॉम्बिनेशन का जो रेशियो होता है दैट नेवर चेंज, मतलब कभी चेंज नहीं होता, इट इज ऑलवेज फिक्स। तो इसका ये डाल्टन थ्योरी का थर्ड पॉइंट था, है कौन सा, दैट इज compounds are formed by the combination of atoms of different element with a fixed ratio। जो कंपाउंड बनता है अलग अलग एलिमेंट्स के एटम कंबाइन होते हैं, लेकिन जो कॉम्बिनेशन का रेशियो होता है जो दैट इज ऑलवेज फिक्स, वो आप चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं होता, एक ही रेशियो होता है। एंड लास्ट फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ओनली द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। अब ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम का सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन होता है। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब C+O2 gives CO2, मतलब जो लॉ ऑफ डेफिनेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो बताया सेम उसी टाइप, जो कंपाउंड बनाए CO2 तो एटम जो इन्वॉल्व है, एक कार्बन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब 2 ऑक्सीजन एटम से, तो एटम का सिर्फ जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम का सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन होता है। एटम कैन जो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट डिस्ट्रॉयड। ये स्टेटमेंट इस एटम के लिए देखो, एटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सिर्फ एटम चेंज होता है एक फॉर्म से। अब रिएक्टेंट साइड चेक करो, प्रोडक्ट साइड करो, क्या कार्बन है, ये अलग सिंगल था, अब प्रोडक्ट में भी कार्बन है, बस उसका फॉर्म चेंज हो गया और रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। पहले सिंगल था, ऑक्सीजन के साथ चला गया, लेकिन कार्बन वही है, ये भी कार्बन है, एक ही कार्बन। ऑक्सीजन 2 थे, अलग था, ऑक्सीजन फ्री था, बट इन केस ऑफ CO2 इट कंबाइंड विद कार्बन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। बट एटम अगेन सेम, two oxygen only form changes, means here the oxygen or of a carbon that only undergoes reorganization, means it is neither created nor it destroyed। मतलब ड्यूरिंग जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, या दूसरा एग्जांपल है H2 plus Cl2 गैस that form twice HCl। इसमें भी देखो हाइड्रोजन, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल था, उसमें 2 आइटम थे, इसमें भी ट्वाइस HCl मतलब 2, पहले अलग अलग थे, बनने के बाद कब Cl के साथ कंबाइन तो हुआ, लेकिन ये हाइड्रोजन चेंज नहीं हुआ, Cl चेंज हुआ, 2 Cl सेम ही है, मतलब क्या चेंज हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, मतलब फॉर्म चेंज हुआ, वन फॉर्म इज कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म, बट नाइदर इट इज क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये लास्ट जो पॉइंट था उनसे डाल्टन थ्योरी का, दैट इज एटम क्या है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ओनली द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम टेक्स प्लेस, मतलब एटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। शॉर्ट में 4 पॉइंट्स याद रखो डाल्टन थ्योरी के। एटम कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एज एन एटम। मैटर कंसिस्ट ऑफ, हर मैटर में सबसे छोटा पार्टिकल होता है, इंडिविजिबल होता है, स्मॉल टाइनी होता है, उसको नाम दिया है एटम। ऑल द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एटम्स, एक ही एलिमेंट्स के जो जितने भी एटम्स रहेंगे जिसको आप आइसोटोप्स बोलते हैं, सबकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, मास भी सेम होता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन। थर्ड था
कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद द फिक्स्ड रेशियो। जब भी कभी कोई कंपाउंड बनता है तो उसका कॉम्बिनेशन का जो रेशियो होता है ऑलवेज फिक्स्ड होता है। एंड लास्ट पॉइंट था, जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, व्हेन एनी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, ड्यूरिंग दैट ओनली द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम टेक्स प्लेस, ओनली फॉर्म ऑफ एटम टेक्स प्लेस, मींस एटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एटम कभी नया एटम बनता नहीं रिएक्शन में, या कभी कोई एटम लॉस नहीं होता, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज होता है। यानी बैलेंस करना है तो आप यही देखते, जितने एटम रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट है उतने एटम रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट होना चाहिए, अदरवाइज आपका रिएक्शन अनबैलेंस है, रॉन्ग है, मतलब ये आपका गलत हो। अगर सेम नहीं रहा, अब जितने आइटम यहाँ उतने आइटम, मतलब आइटम जो रिएक्टेंट में वही आइटम आपको प्रोडक्ट में मिलेगा। तो ये था कॉन्सेप्ट इसका डाल्टन थ्योरी का। और उसके बाद जो ये पोर्शन ऑलरेडी इस साल नहीं है, लेकिन जो एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम है आपके नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करना है, तो उसके लिए ये बेसिक जरूरी था, इसलिए शॉर्ट में बताया। देन नेक्स्ट टॉपिक, ये भी आपके लिए नया नहीं होगा, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। तो क्या होता है इसका मतलब, एटम एक्चुअली एटॉमिक मास यानी एटम का वेट। एवरी एटम हैज इट्स कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। हर एटम की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है मास। इट इज अ सिंपल फॉर्म में, इट इज मास ऑफ एन एटम इज एटॉमिक मास। हर एटम का एक मास होता है, वेट होता है, उसको आप बोल सकते हैं एटॉमिक मास। बट दिस क्वांटिटी जो मास होता है एटम का, दिस क्वांटिटी इज वेरी वेरी स्मॉल। जो एटॉमिक मास होता है, जो जब एटम को आप देख भी नहीं सकते, एटम को जब आप देख नहीं सकते, तो जो एटम की साइज होती है, जनरल साइज 1 × 10⁻⁻15 सेंटीमीटर, 1 × -15 मतलब 0.0000 रेडियस है, एटॉमिक रेडियस। तो कितनी साइज कम होती होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बात, इतनी जो साइज, फॉर एग्जाम्पल एक हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है, द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1.673 × 10⁻24 ग्राम। अब सोचो, जब एटम दिखेगा ना तो उसका मास कैसे मेजर करोगे? तो इसका मतलब क्या है, ये जो इतनी छोटी क्वांटिटी में होती है, इसको मेजर करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट है। आप डायरेक्टली उसका एटॉमिक मास या एटम का मास डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज दी वेरी वेरी स्मॉल। तो जब भी एटम का मास होता है, हर एटम का एक कैरेक्टरिस्टिक मास होता है, फिक्स मास होता है, लेकिन ये जो वैल्यू जो बताया, एक तो एक्चुअली आप मास का एक्चुअल मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपको पता है 1 है, या कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना लेते हैं आप 30, मतलब एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का, ऑक्सीजन का 8 और मास 16। तो ये जो एटॉमिक मास है एक्चुअली वैल्यू कितनी होता है, कितना, जब आप 12 ग्राम मतलब का क्या है, 12 ग्राम का मीनिंग क्या होता है, ये क्लियर करना है यहाँ पे। तो इन द प्रेजेंट सिस्टम, जो भी प्रेजेंट सिस्टम में जो मास होता है, द एटॉमिक मास ऑफ एटम इज डिटरमाइन। जब भी एटॉमिक मास एटम का डिटरमाइन करते रिलेटिव टू दी, रिलेटिव कंपैरिजन करते, यानी हाइड्रोजन जैसे सीधा सीधा शॉर्ट में बता देना, कार्बन का 12 है, एक्स फिक्स किया है, कार्बन का 12 है। अब अगर हाइड्रोजन का 1 है तो 12 टाइम्स हाइड्रोजन इससे कम है, या कार्बन का 12 है, या उसके बाद क्या लेंगे, नाइट्रोजन का 14 है, तो 2 यूनिट से ज्यादा है, यानी हाइड्रोजन का 1 है, या आप बोल सकते हैं कार्बन का जो वेट है हाइड्रोजन से 12 टाइम्स ज्यादा है। सिर्फ कंपैरिजन है, रिलेटिव है, रिलेटिव कंपैरिजन है। या नाइट्रोजन का 14 है, इसका मतलब इसका 1 है, इसका 14 टाइम्स ज्यादा है। तो ये जो मास है, जो भी एटम का मास होता है इन प्रेजेंट सिस्टम, मास ऑफ एटम इज रिलेटिव टू द मास ऑफ C12। ये जो 12 कार्बन होता है, कार्बन जो स्टैंडर्ड कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 कंसीडर किया है, C12 कार्बन के कंपैरिजन में उसके साथ कंपेयर करके मास लिया है, दैट इज एज अ स्टैंडर्ड वैल्यू। मतलब हर कोई एटम होता है, तो समझ जाओ कार्बन का 12 है, तो कोई भी एटम का जो भी मास होगा तो उसके कंपैरिजन में कितने टाइम से, जैसे नहीं एक दूसरे एटम का जैसे 12 है कार्बन का, अगर दूसरे कोई एटम का मैग्नीशियम का 24 है, तो सीधा मतलब है मैग्नीशियम का 24 है, कार्बन का 12 है, तो मैग्नीशियम का वेट कार्बन से सीधा सीधा डबल है। तो
कंपेयर किया है, रिलेटिव मास बोल सकते हैं आप इसको। तो जो भी एटम का मास होता है कार्बन 12 के साथ कंपैरिजन है, तो मास ऑफ कार्बन 12 इज असाइन एज, तो एक वैल्यू फिक्स कर दिए, तो कोई भी जो स्टैंडर्ड कार्बन हैविंग मास इज इक्वल टू 12 AMU, ये इंपॉर्टेंट है, 12 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये जो यूनिट लिखा है मैंने AMU स्टैंडर्ड वैल्यू, एक कार्बन का मास, एक्चुअली मास मतलब एटॉमिक मास कितना है 12 AMU। तो जो भी एटम्स होता है उसके कंपेयर करना है, कार्बन का 12 AMU, बाकी होगा तो दूसरे एटम का कितना होगा, तो 12 एटॉमिक मास यूनिट दैट इज द मास ऑफ कार्बन, एक मोल कार्बन का मास कितना है। अब उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है उस हिसाब से वो एलिमेंट का कार्बन C12 का मास होगा, तो मास ऑफ वन कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 AMU। देन अब जो भी एटम का मास कंपैरिजन करता है, या AMU जो जिस एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस, वो एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट यूज करना है AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। अब एक्चुअली मतलब क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट का, द एग्जैक्टली मास कितना होता है 1 AMU, जो भी एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है, नहीं भी लिखा तो समझ जाओ वो जो यूनिट किसमें होता है AMU, 1 AMU या 12 AMU, मतलब कार्बन है तो 12 AMU, हाइड्रोजन का होगा तो 1 AMU। तो एग्जैक्टली 1 AMU की वैल्यू कितनी, 1 AMU इज इक्वल टू, एग्जैक्ट वैल्यू क्या रहेगी 1 AMU इज इक्वल टू, फार्मूला याद रखो 1 AMU का कन्वर्जन अगर ग्राम में वगैरह करना है, 1 AMU इज इक्वल टू 112, exactly definition 1 AMU is defined as the mass weight, the mass exactly equal to the 112 of the mass of C12 carbon atom। 112 C12 कार्बन का वेट, जो भी एटम का मास रहेगा, जैसे 1/12 112 ऑफ मास ऑफ इनटू मास ऑफ वन एटम, एक कार्बन एटम का मास ऑफ C12 कार्बन एटम, C12 एटम, एंड जो स्टैंडर्ड वैल्यू है 112 इंटू C12, एक कार्बन का मास इतना है, ये पूरा 1 मोल का है 12, और एक उसमें जितने भी आइटम्स होंगे एक कार्बन का मास है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। और उसको कैलकुलेट करोगे तो स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये वैल्यू 1 AMU इज इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड वैल्यू कन्वर्शन कभी आता है, बाकी उसमें ज्यादा कुछ नहीं। एटम मास ऑफ एटम इज द एटॉमिक मास इज कंपेयर विद मास ऑफ C12 कार्बन के साथ कंपैरिजन करके लिया है, और जो यूनिट होता है किसमें होता है AMU में, और 1 AMU की वैल्यू कितनी है, कितने 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, दैट इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU। 1 AMU की वैल्यू, ये स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखो, कन्वर्शन